guys, so let's begin with the idea of kinematics. शुरू में तो सिर्फ रिवीजन होगी, लेकिन we'll progressively move on to something more advanced than what is required. अब जरा इधर देखो, रिवीजन हो रही है अभी ओ लेवल्स की, तो सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस क्या था. डिस्टेंस वॉज द लेंथ कवर्ड इन एनी डायरेक्शन. SI यूनिट इज मीटर और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो मैंने एक काम किया है कि यहाँ पर एक x मार्क किया है और एक मैंने पॉइंट y मार्क किया है. डिस्टेंस का मतलब ये है, ये जो मेरे पास कवर हो रहा है ना, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज द डिस्टेंस. तो ये जो ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है, हाँ ये भी है, जो ये ब्लैक लाइन है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड कैन बी इन एनी डायरेक्शन. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, चाहे आप फॉरवर्ड जाओ या बैकवर्ड जाओ. ये याद रहेगा आपको, सही है. इज दिस क्लियर? ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया स्टेटमेंट. अब जरा इधर देखो, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैथमेटिकली इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने इधर लिखा है. ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन. डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. कैन इवन बिकम नेगेटिव, ये भी याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन इवन बिकम नेगेटिव, कैन इवन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज समथिंग. Displacement must always be quoted with respect to a reference point. Normally origin से start किया जाता है. अब जरा इधर देखो, इसी डायग्राम के अंदर मेरे पास जो shortest distance between two points है, वो ये straight line आपको नजर आ रही है. This is the shortest distance. So they basically we call it the displacement from x to y. Is that clear? समझ गए? लेकिन इससे ज़्यादा मुझे चीज़ को आगे भी लेके जाना है. पहले आप एक काम करो, आई वुड वॉन्ट यू टू कॉपी दिस, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सवाल छोटे छोटे आते ही रहते हैं. इन द मीन टाइम आई विल सिंपली पॉज दिस. इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है. बेसिकली मैं अभी बता रहा हूँ, उसको पहले डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, डिटेल में. सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट दिस बी द पार्टिकल. एक पार्टिकल है, ठीक है, एक मास है, इसका m है, और एक पार्टिकल है, सिंपल एज दैट. अब ये जो मेरे पास पार्टिकल है, ज़रा सुनना, मेरा सवाल ज़रा सुनना, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे पास सबसे पहली चीज़ है कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ओरिजिन, यानी O पॉइंट हो गया, और एक A है और एक B है. यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है. अब ज़रा मेरी बात ज़रा सुनना कि मेरे पास ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है. अब ज़रा सुनो, यहां तक गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 100 ही है. अब जरा सुनो, ये पार्टिकल यूं गया और फिर ये वापस आया, यानी इसका मतलब है कि यूं जाकर यूं आया इधर तक. डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, सही है. अब मिस्टर हमजा, आपका नाम हमजा ही है ना? हमजा, यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. मेरे पास ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल यहां तक गया, उसके बाद ये घूमता हुआ यहां पर आया, और फिर ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा. कितनी डिस्प्लेसमेंट है? -50, क्योंकि अभी आप नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो, सही है. -50. आपसे सवाल है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, फिर ये वापस आया, और फिर ये घूमकर इधर वापस आया. टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है? 300. बिल्कुल सही बोला. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0. बिल्कुल सही बोला इसने. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, दिस इज एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया. डिस्प्लेसमेंट में कब हमेशा याद रखना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉजिटिव नेगेटिव का खास ख्याल रखना है. समझ गए? ये भी हो गया. अब इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड. भाई स्पीड के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लो. की पॉइंट मैंने ये लिखा है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. सही है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज अ प्योर वेक्टर क्वांटिटी. पहले लिख लो इसके बारे में भी. आप नोटिस करोगे कि मेरा जो स्टाइल है ना, उसमें मैं ज्यादातर वर्ड्स में चीजें लिख रहा होता हूं.
ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि इवन अगर मैं पेपर में रादर देन यूजिंग लेटर्स एंड सिंबल्स, मुझे लिखकर ज़्यादा आसानी होती है, बिकॉज इट अलाउज मी टू ट्रेस द प्रॉब्लम्स वेरी केयरफुली। सही है, मुझे ज़्यादा क्लियर इस तरीके से लगता है। ओके गाइस, तो ये आपके पास है। अब सीधी सी बात है, वेलोसिटी ओ लेवल्स के अंदर हम लोग इतना खास डील नहीं करते थे, नॉर्मली हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते थे, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो नेगेटिव हो सकती है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी फॉर एग्जांपल मैं हमजा को बोलता हूं कि यार आप एक काम करो, ऑलमोस्ट 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे भागना शुरू कर दो, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में भागना शुरू कर दो। अब हमजा के पास मैंने डायरेक्शन तो कोट नहीं किए, अब ये हो सकता है सर्कुलर मोशन में 3 मीटर की स्पीड पे भागे, हो सकता है कि राइट पे चला जाए, लेफ्ट पे चला जाए, सीधा जाए, ऊपर छलांग लगा ले, या वाइब्रेट करे 3 मीटर पर सेकेंड पर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं हमजा को बोलता हूं कि यार आप यहां से दरवाजे तक जाओ एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी कोट की है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर एक बात सुन लो, अगर मैंने वेलोसिटी राइट साइड पे पॉजिटिव ली है, अगर मैंने कन्वेंशन सेट की क्वेश्चन के अंदर के भाई वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, तो ये याद रखना टुवर्ड्स लेफ्ट वुड बी नेगेटिव। ये बात समझ में आई? अब जैसे फॉर इंस्टेंस इसको भी समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, अगर मेरे पास दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट दिस बी अ पार्टिकल, ये मेरे पास पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल मेरे पास राइट साइड पे जा रहा है, मैं इस पे मार्क करता हूं कि भाई इसकी वेलोसिटी v है, तो अगर ये और राइट पे जाएगा तब भी इसकी वेलोसिटी, सपोज करो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी पे जा रहा है, यहां पे भी v है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल, सपोज करो दिस सेम पार्टिकल आगे जाकर ये घूमकर वापस आता है, अब जैसे ही मेरे पास अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो हमारे पास यही वेलोसिटी -v होगी। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इज दिस क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझने वाली बात है, और ये बात याद रखना कि वेक्टर्स का आपको खास ख्याल रखना है, स्पेशली द डायरेक्शंस। सिर्फ इसमें ही नहीं, एक्सेलरेशन के अंदर भी, और स्पेशली मोमेंटम के अंदर। मोमेंटम के अंदर इसमें मिस्टेक हो गई तो बेटे डिजास्टर होता है, ये बहुत बड़ा मेजर डिजास्टर। ये एरर नहीं होता है, इसको हम लोग ब्लंडर कहते हैं। समझ गए? खैर, ये आपने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कुछ की पॉइंट्स है, पहले लिख लो, फिर इस पर तबसरा भी करते हैं। पर स्टेप चलते हैं। सबसे पहली चीज है कि एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर आके इवन ओ लेवल से अब तक कंफ्यूजन चलती है। हमेशा याद रखो, जब भी वेलोसिटी या स्पीड में अगर चेंजेस नजर आएंगे, आपके पास दिमाग में आना चाहिए एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो लाजमी आपके पास स्पीड या वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको फॉर्मूला जो है नॉर्मली जो मैं कोट करता हूं वो ये वाला फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लेकिन एक बात जरा सुन लो कि ये जो मैंने लिखा है ना, इसको जिनको डिफरेंशिएशन आती है उनके हिसाब से लिखा है, लेकिन बी केयरफुल। जब भी हम लोग ये डी लगाते हैं, डिफरेंशिएशन का साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। ये मेरे पास एक तरह से एवरेज एक्सेलरेशन होगी, ये वाली जो है दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, और ये वाली मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। नॉर्मली हमारे पास वी विल नॉट बी डीलिंग विद दिस, बट इट इज स्टिल गुड टू नो। इज दैट क्लियर? समझ गए? इसका जो यूनिट है वो आप सबको ही पता है कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। आप इसको ms-2 भी लिख सकते हो या m/s² भी लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर 2 से मैंने निकाल कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहली चीज है, एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन। समझ गए? एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन। If there is acceleration involved, velocity must change.
ठीक है, स्पेसिफिकली वेलोसिटी मस्ट चेंज, ये बात फैक्ट है। इवन अगर डायरेक्शन के हिसाब से भी चेंज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैंने की है, ये दिल से आवाज निकली है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। इधर देखो, लिसन, मैंने लिखा है कि इफ देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, वेलोसिटी मस्ट चेंज, नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड, बट इवन अगर डायरेक्शन के हिसाब से भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, इवन इफ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जरा इधर देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सेंटर है, और मेरे पास सपोज करो कि ये सेंटर जो है ना मेरे पास अर्थ है, लेट दिस बी अर्थ, और ये जो मेरे पास है ये मून है, सही है। दिस मून इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट पे जा रहा है तो मेरे पास, जरा देखना इधर, जरा सुनो, मेरे पास एक खास स्पीड पे घूम रहा होगा जो कि कांस्टेंट होगी। स्पीड पे तो कांस्टेंट है। अब सबसे पहली चीज है, मैं बोलता हूं कि भाई इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। आप बोलोगे कि सर कैसे, स्पीड तो कांस्टेंट है। ओके, स्पीड में भी कांस्टेंट, बट जरा इधर गौर से देखो, मेरे पास हर बार इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है। ये पहले v1 है, अब जरा सुनो, इधर जब मेरे पास पहुंचेगा तो यही मेरे पास वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और फिर जब ये इधर पहुंचेगा तो मेरे पास दिस इज अगेन गोइंग टू बी v3। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये सारे v1 v2 v3 तो बराबर है। हाँ, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर होंगे, इनकी जो मैग्नीट्यूड, जो एक्चुअल नंबर होगा वो तो सेम होगा, लेकिन एक चीज में बड़ा डिफरेंस है डायरेक्शन में। पहले डायरेक्शन इस तरफ थी, अब इस तरफ है, अब इस तरफ है, यानी इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी में भले डायरेक्शन का भी चेंज आ जाए, आपके पास लाजमी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी। अब ये पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है वो इस तरफ होगी, इधर मेरे पास एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, और इधर मेरे पास एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। ये आप ओ लेवल्स में करके आए थे। इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। Is that clear? And that is only because the velocity is changing with respect to the direction only. The magnitude of the velocity still remains the same. अगर 10 की स्पीड है तो 10 की स्पीड ही चल रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। इज दैट क्लियर? अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए वेलोसिटी के, तो हमारे पास एक्सेलरेशन लाजमी होगी। ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट? सही है। अब जरा इधर देखो, इसके बाद फिर मैंने इधर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इधर देखो, एक पॉइंट तो ये लिखा है कि ऑलवेज हैव अ डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेशन, इफ देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, वेलोसिटी मस्ट चेंज। बढ़ेगी तब भी हमारे पास चेंज है। इवन अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर बहुत पूरा सेट एएस निकल जाएगा समझाते समझाते, लेकिन तब भी ये बात स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं जाती है। वो ये है कि जब भी आपके पास एक्सेलरेशन होगी, हमारे पास लाजमी रिजल्टेंट फोर्स होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जब भी आपके पास कट कटाकर कोई फोर्स बचेगी किसी भी सिस्टम पर, तो हमेशा एक्सेलरेशन होगी। इज दैट क्लियर? रिजल्टेंट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। क्लियर है? अगर वेलोसिटी में चेंजेस है तो एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन है तो रिजल्टेंट फोर्स लाजमी होगी। इज दैट क्लियर? यू कैन नॉट वायलेट दिस लॉ। इज दिस क्लियर? पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग टुडे। समझ गए? ये सिर्फ कोई आम सी फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कट कटाकर जो फोर्स बचेगी। अगर कट कटाकर फोर्स बच गई किसी भी सिस्टम पर, तो हमेशा याद रखो कि हमारे पास लाजमी एक्सेलरेशन होगी। क्लियर है? समझ गए? अब एक और चीज भी है, resultant force and acceleration are always in the same direction.
अगर कट कटा कर मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स सपोज करो इस साइड पर है तो एक्सेलरेशन भी इसी साइड पर होगी। अगर कट कटा कर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पर है तो हमारे पास तब भी एक्सेलरेशन इस साइड पर होगी। इज दैट क्लियर? समझ गए? आ गया समझ में? क्या बेटे, रिजल्टेंट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, बस इतना याद रखो। ये नहीं कर सकते कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये तो कचरा हो जाएगा बेटे। F इज इक्वल टू एम ए, हाँ ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा गाइस, एक और पॉइंट है, ये लिख लो अपने पास। ये वाला पॉइंट है, समझ आया? इसका एक एग्जांपल दूं, जरा इधर देखो। ये लिखा है कि एक्सेलरेशन कैन एग्जिस्ट इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई। सपोज करो जिंदगी में कभी तो आपने पत्थर को ऊपर फेंका होगा, सही है? अब जरा इधर देखो, लिसन। सपोज करो दिस इज यू, ठीक है, ये आप हो और आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है? आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका। लेट दिस बी द स्टोन। ये स्टोन जो है मेरे पास यूं गया और ये घूमकर यूं आया, ऐसा ही है। अब जरा इधर देखो कि अगर ये पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, जरा इधर देखना, ये जाते जाते इसकी स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी ऊपर है। एग्जैक्टली फिर ये ऊपर जाते 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 रुकता जाएगा, रुकता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, 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 और फिर जैसे ही इधर पहुंचेगा, रुका हुआ होगा। जाहिर सी बात है, जब इस टॉप पर आके रुकेगा तो मेरा एक आपसे सवाल है, क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी? हरगिज नहीं, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है। और वो रीजन भी दे सकता हूं मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम चीज को ऊपर फेंकते हैं तो क्या वेट इसका खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका जो वेट होता है W इज इक्वल टू mg, वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि नीचे की तरफ है। तो आपके पास अगर वेट है तो इसका मतलब है कि g है। समझ गए? इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? सही है। वेट इज अ रिजल्टेंट फोर्स। मैंने ये बात की थी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी, रिगार्डलेस इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। समझ गए? नहीं बेटे, मैं अभी आऊंगा उस पर, अभी आने दो मुझे, ठीक है? अभी जितने आपके ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट है, प्लीज थोड़ी देर के लिए भूल जाओ उनको। सही है? समझ गए? मैं करवा रहा हूं सारी चीजें स्क्रैच से, तो मुझे कराने दो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब जरा सुन लो, ये बात भी हमने लिख ली। अब इसके बाद आपके पास कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि पहले आप कॉपी करो, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। अब जरा सुनो, मोशंस तो बहुत टाइप की होती हैं। मोशंस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, बट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज ऑफ आवर कोर्स स्पेसिफिकेशंस, वी विल डिस्कस टू काइंड्स ऑफ मोशन। एक है नॉन एक्सेलरेटेड, यानी इसका मतलब है कि कभी भी इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ही नहीं होगी। अगर इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी तो मेरी बात जरा सुनना कि हमारे पास स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी।
जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगी, क्योंकि सीधी बात है एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स कैसे हो सकती है। फिर अगर जीरो फोर्स है तो जीरो एक्सेलरेशन होगी। मैंने ये पॉइंट वापस से लिख दिया। एक ही फॉर्मूला इसमें सिर्फ लग सकता है और वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, नॉर्मली आई प्रेफर यूजिंग वर्ड्स टू राइट दिस डाउन इवन ड्यूरिंग द पेपर। मैं अपने ए लेवल्स में भी मैं ऐसे ही लिख कर आता था, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? यहां तक भी हो गया, ये बात समझ में आ गई भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, चुपचाप ये लगा देना, कुछ ना कुछ तो आंसर सही निकल ही आएगा। समझ गए? अब आते हैं हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन। देखो अब जरा सुनना, एक चीज होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लकीली हमारे एग्जामिनेशन में या हमारे कोर्स में सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे ही हम तबसरा करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स लग रही हो। भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट फोर्स होगी, चेंजिंग एक्सेलरेशन है तो चेंजिंग फोर्स होगी। लेकिन लकीली वी विल ओनली बी डिस्कसिंग वन केस एंड दैट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस। यहां तक पहुंचे? अब जरा इसमें देखो, इसमें याद रखो कि स्पीड में जो चेंजेस होंगे वो फिक्स्ड रेट पर होंगे, यानी एवरी सेकेंड द स्पीड विल चेंज बाय द सेम अमाउंट। इज दैट क्लियर? यानी स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे वो फिक्स्ड रेट पर आएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ गए? फिर उसके बाद है कि भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देयर इज अ डेफिनेट रिजल्टेंट फोर्स विच इज आल्सो कांस्टेंट, अभी डिस्कस किया था। और हमारे पास फॉर्मूलाज की जो रेंज है वो हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं जो आपको बाय हार्ट मेमोराइज करने पड़ेंगे। अब जरा इधर देख लो, आई प्रेजेंट टू यू, इसके बाद इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसको याद करना पड़ेगा। ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चौथा है s इज इक्वल टू u प्लस वी ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय t। अब आप बोलोगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बगैर देखे भी मुझे याद है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड सो ऑन। कैन यू सी दैट? अच्छा अब जरा सुनो, सबसे पहली चीज है कि ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ये तो वही वाला फॉर्मूला था जो आपने ओ लेवल्स में भी करके आए थे। याद करो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, कभी तो किया होगा, सही है? तो इसमें अगर आप v को सब्जेक्ट बना लेते हो तो ये हो जाएगा इसके बराबर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैन यू सी दैट? दिस इज द सेम फॉर्मूला फ्रॉम योर ओ लेवल डेज, लेकिन वी हैव additional 3 formulas. We will discuss each of these formulas in detail after this. अच्छा, अब इसमें ज़रा एक चीज़ और है कि मैंने इसके वो भी लिख दिए हैं कि भाई इसकी जो की है वो क्या है। U represents the initial velocity, V represents the final velocity, S represents, अब जो S है ये बिल्कुल नई चीज़ आई है जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। S is the displacement, be careful, not the distance but the displacement. Is that clear? And A stands for the acceleration which should be constant, or T represents the time. Is that clear? अब एक बात याद रखना, ये formulas की एक limitation है, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेंगे जब हमारे पास only applicable, मैं लिख रहा हूं only applicable if force is constant, actually resultant force is constant, या if acceleration is constant। ये सिर्फ तभी लग सकते हैं अगर मेरे पास
फोर्स वेरी हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, या एक्सेलरेशन में ही चेंजेस आ रहे हैं, तो बेटे ये फॉर्मूलाज भूल जाना, फिर ये आपके मतलब के नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ गए? ये रट्टा लगाना मस्ट है। समझ गए? क्लियर है? इज दिस क्लियर और नॉट? सही है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इनकी डेरिवेशंस पर। ठीक है, मैंने पेन्सटेकिंगली डेरिवेशन इसकी करवाई है, इधर लिखवाई है पूरी की पूरी, ज़रा फॉलो करना है। एक ग्राफिकल मेथड भी होता है इसको डिराइव करने का, लेकिन लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स बाद में कराऊंगा मैं। सही है। अब ज़रा चलते हैं इसकी डेरिवेशन। अब याद करो, आपके पास मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझा के चल लो। पहले समझ लो, फिर उसके बाद करना। पहले समझ लो। सही है। ज़रा इधर देखो, सबसे पहले मेरे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। ये तो आपने ओ लेवल्स में किया था। सही है। इसमें अगर आप v को सब्जेक्ट बना दोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि पहली इक्वेशन है। ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बड़ी कमाल की इक्वेशन है। समझ गए? यहां तक तो समझ में आ गया? क्लियर है। अब जरा इधर देखो, अब जरा सुनो, सिंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब है कि मेरे पास मैथमेटिकली जो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, जरा सुनो, वी अगर ग्राफ होगा तो वो यूं जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमें पता है कि वी का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, ऐसे ही होता है। अब सपोज करो कि मेरे पास यहां पर वेलोसिटी है v और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है u, तो टेक्निकली अगर मुझे वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी का एवरेज लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूं? v प्लस यू ओवर टू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये तभी हो सकता है, एवरेज तभी आप ले सकते हो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ गए? दिस एवरेज कैन ओनली बी हैड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो इसका कहने का मतलब है, सिंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, since the acceleration is uniform, average velocity would be v plus u over 2, लिख सकते हैं। फिर जरा इधर देखो, displacement during this time is average velocity into time। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये चीज जो हमारे पास है, क्या ये सही है या गलत है? मुझे आप लोग बताओ। बिल्कुल सही है। समझ गए? तो मैं इसको एवरेज वेलोसिटी को इस तरीके से लिख सकता हूं इधर, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इज दिस क्लियर? लेकिन याद रखना कि अजम्पशन ये है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर और नॉट? अब जरा सुनो, फिर उसके बाद एक चीज और रियलाइज करो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किया था या नहीं किया था? तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इसको उठाकर इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो जरा इधर देखो क्या हो गया। मेरे पास ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है, ये वाली v की जगह पर सब्स्टिट्यूशन की है। कैन यू सी दैट? ये नजर आ रही है आपको? अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया और इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इवेंचुअली मेरे पास, जरा इधर देखो, ये चीज सिंप्लीफाई होकर इधर पहुंचेगी, फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास ये बन जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक बात समझ में आई? फिर अब जरा सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है, विच इज एक्चुअली क्वाइट ब्रूटल मैथमेटिक्स, अभी आएगी इधर। जरा इधर देखना। फिर मैंने एक काम किया कि भाई इक्वेशन 1 जो थी, जो कि मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, जो कि आपको यहां पे नजर आ रही है, क्या मैं इसको v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकता हूं? लिख लिया मैंने। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये था कि s इज इक्वल टू वी प्लस यू ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टी था, यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी था। इसमें मैं इसको सब्जेक्ट बना सकता हूं v प्लस यू को,
जब मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया तो मेरे पास आ जाएगा v माइनस यू एक साइड पर, v माइनस यू इज इक्वल टू at एक साइड पर, और v प्लस यू 2s ओवर t एक साइड पर। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? समझ गए? अब जरा इधर देखो, इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम लोग मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास, जरा इधर देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर हमने मैथमेटिकली मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? मैं पूरा का पूरा लिख कर दोबारा करवा के दिखाऊंगा अभी, ठीक है? अभी जरा समझ लो इसको, पहले ऐसे ट्राई समझ लो। ये हो गया, v माइनस यू उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जरा याद करो यार कि मैथमेटिक्स में आपने एक चीज सीखी होगी, शायद आपने सीखी हो, अगर आपका मैथ्स में शायद बी ग्रेड या इवन अगर सी ग्रेड भी आया है ओ लेवल्स में, तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज मैथमेटिकली इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर होता है? होता है। तो क्या हम लोग इसको, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, क्या हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं? सॉरी, इसके बराबर लिख सकते हैं इसको। ये चीज को मैंने इधर उठा के इस तरीके से लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लिया, और ये तो एज इट इज मैंने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया। इज दिस क्लियर? सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए? इज दिस क्लियर? नहीं आया समझ में तो मैं इसको इधर एक साइड पे मैं दोबारा से समझा सकता हूं। इधर देखो, लिसन, यही वाला जो लास्ट इक्वेशन थी, जरा इसको समझ लो, इधर देख लो। लिसन, मैं स्टेप बाय स्टेप खुद करा रहा हूं। इधर जरा इधर देखना भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था एक इक्वेशन, ठीक है नहीं थी? क्या मैं इसको लिख सकता हूं v इज इक्वल टू, सॉरी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास एक इक्वेशन थी s इज इक्वल टू v प्लस यू ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t थी। क्या मैं इसमें v प्लस यू को सब्जेक्ट बना सकता हूं? ये हो जाएगा v प्लस यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2s ओवर t। यहां तक भी पहुंच गए? फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको उठाकर इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। मैथमेटिकली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो v माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय v प्लस यू हो जाएगा, और राइट साइड पे at मल्टीप्लाइड बाय 2s ओवर t हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए? फिर उसके बाद रियलाइज करो कि ये मेरे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूं कि ये हो जाए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अगर ये लिखा हो तो फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक t इधर कैंसिल हो गया और ये मेरे पास हो जाएगा 2as के बराबर हो गया। यहां तक पहुंच गए? सो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ आ गया? प्लीज टेल मी, ये मैथमेटिक्स समझ में आई? अब आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चे, जरा इधर देखो। अब आप एक काम करो, ये सारी की सारी डेरिवेशन एक दफा कॉपी कर लो। पहले यहां से लेकर यहां तक कॉपी करो। सॉरी, पहले मैं एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी करो इसको। अब मैं एक चीज करा रहा हूं, इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं, ठीक है? जरा इधर देखो। अब हम लोग एक काम करते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लेट्स यूटिलाइज दीज इक्वेशंस। मैं दोबारा इधर सामने लिख ही लेता हूं पहले, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, फिर हमारे पास आ रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है? फिलहाल मैंने ये 3 इक्वेशंस लिखी हैं इधर, ये मैंने आपके लिए लिख लिए ताकि आप रेफर कर सको इनको बार बार। सही है? अच्छा, आप जरा सुनो, इधर देखो, लिसन। अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? इनफ। जरा इधर देखो, मेरे पास एक जमीन है, सही है? लेट दिस बी अ फ्लोर, और मैंने एक काम किया कि सपोज करो एक पत्थर को उठाकर ऊपर फेंका है, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग?
एयर रेसिस्टेंस को मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं, एयर रेसिस्टेंस निग्लेक्टेड, ठीक है, यहां तक आगे। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। अब मेरे पास एक पत्थर है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस पत्थर ओवर हियर। इसको मैंने क्या किया कि इधर से फेंका और ये घूमकर यूं आके गिरा, सही है, यूं गया और यूं आके गिरा। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने यहां से स्टार्ट किया, इसको फेंका, लेट्स सपोज इसको फेंकते हुए मैं इधर एक मिनट डायग्राम बना लूं, ये यूं गया और ये यूं आके गिरा। इज दैट क्लियर? एंड लेट्स सपोज के जो इसको मैंने फेंका अपवर्ड मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और मैं काम करता हूं कि इनिशियल वेलोसिटीज, लेट्स सपोज इसको हम लोग दे देते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ऊपर फेंका गया इसको, समझ गए? इज दैट क्लियर? रियलिस्टिकली याद करो ओ लेवल से कि ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होते 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 यानी यहां पे कम होगी, यहां पे और 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 कम होगी और यहां पर आके जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v इज इक्वल टू, इसको मैंने u लिख लिया और इसको मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। टर्निंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर? यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, अगर मेरे पास एयर रेसिस्टेंस को निग्लेक्ट करोगे, जितनी स्पीड से आप ऊपर फेंकोगे उतनी ही स्पीड से वापस भी गिरेगा। यह बात याद रखना कि अगर एयर रेसिस्टेंस 0 है, आपने गन पकड़ी, गन को एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आपने शॉट फायर किया, गोली ऊपर तो जाएगी। अब ये मत बोलना कि सर एयर रेसिस्टेंस 0 है तो हम भी फ्लोट कर रहे होंगे और गोली भी फ्लोट कर रही होगी। बेटे अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है, ओ लेवल्स में एडमिशन ले लो, सही है बेटे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, तब भी नीचे आनी तो है, सही है। अब जरा सुनो, लिसन, गोली ऊपर गई और उसके बाद वापस भी आएगी सेम स्पीड पे जिस स्पीड से उस गन से निकली थी। दिस इज ओनली ट्रू अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। यानी अगर आपने गोली को फायर किया, एयर रेसिस्टेंस 0 है, वही गोली वापस से आके अगर आपके सर पे गिरी तो बेटे आर पार हो जाएगी, समझ गए? इज दैट क्लियर? लेकिन अब देयर इज अ मिथ कि सर शादियों में जो हवाई फायरिंग करते हैं तो उसमें भी डेथ्स हो जाती हैं। वेल, इसको भी ज़रा सुन लो। रियलिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू फायर अ बुलेट इन एयर और वो वापस से सेम स्पीड पे आके गिरे। क्यों ऐसा नहीं होगा? हमारे पास एयर रेसिस्टेंस है और एयर रेसिस्टेंस की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस हो रहे होंगे, तो वो कभी भी सेम स्पीड पे आके नहीं गिरेगी। इनफैक्ट आपके सर पे गिरेगी, आप बोलोगे पता नहीं क्या गिरा है। इज दैट क्लियर? वो आपको मार नहीं सकती है। हाँ, अब ये हो सकता है कि सिचुएशन इस तरीके से ज़रूर पॉसिबल है कि भाई सपोज करो मेरे पास एक बिल्डिंग है, सही है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, लेट दिस बी अ पर्सन, सही है, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। और सपोज करो कि मेरे पास एक और बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, ये जरूर पॉसिबल है इस बंदे की शादी हो गई है एंड दिस पर्सन इज वेरी एंग्री और ये जो है इसने उठाकर गन जो है खुशी में इस तरीके से फायर की है। वेल, खुशी लग तो नहीं रही है, बट ज़रा सुनो, हाँ, अब अगर इस तरीके से इसने फायर की है तो ये बुलेट यूं जाएगी, ऐसे जाकर इसको ज़रूर हिट कर सकती है और ऐसे अगर हिट करेगी तो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये जो बंदा होगा उसके बाद जाहिर सी बात है इसकी शक्ल ऐसी तो नहीं रहेगी, फिर इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी, शक्ल इसकी कुछ ऐसी हो जाएगी। सही है? इज दिस क्लियर? समझ गए?
इज दिस क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन यस, अभी भी काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी इसमें। खैर, ये एयर रेसिस्टेंस थी। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल। एयर रेसिस्टेंस को मैंने निगलेक्ट किया हुआ है, एयर रेसिस्टेंस को मैंने निगलेक्ट किया हुआ है। मेरे पास इधर टॉप पर आकर वेलोसिटी जीरो होगी। अग्रीड? समझ गए? ये बात तो समझ में आ गई। अब सपोज करो कि मैं निकालना चाह रहा हूं कि यार मुझे ये बता दो कि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की मुझे बता दो कि मैक्सिमम हाइट रीच क्या है। लेट दिस बी एच। तो हम लोग इसके अंदर सिंपल एज दैट है, हमारे पास एक बार सुन लो, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल प्रैक्टिस से होगा। और दूसरा ये चीज है कि अगर आपके पास तीन चीजें होंगी, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। लेट्स मेक द डेटा ओवर हियर। डेटा बनाना मस्ट है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मेरे पास u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। हाँ है या नहीं है? फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। टॉप पर मेरे पास जो हाइट अटेंड हुई है उसको s लिख सकते हैं। s इज इक्वल टू h लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे ये हाइट निकालनी है, ये अननोन है, लेकिन एक चीज और भी है हमारे पास कि एक्सेलरेशन टोटली डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है, उसकी वैल्यू कितनी होती है ओ लेवल्स में? यहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर। मून पर होता तो 1.67 होती, अर्थ पे है तो 9.81 है। लेकिन बी केयरफुल, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। आपने वेलोसिटी ऊपर वाली पॉजिटिव ली है तो एक्सेलरेशन नीचे होगी, और वो हमेशा ही कांस्टेंट होगी और हमेशा ही नीचे होगी। अब जरा सुनो, एक चीज, दो चीज, तीन चीजें हैं, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। इसमें से कौन सी इक्वेशन लगाएं? इधर आप चुपचाप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। इसके अंदर v की वैल्यू क्या है? 0 स्क्वायर। u क्या है? 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन क्या है? -9.81। साइन की मिस्टेक करोगे खुद कचरा हो जाएगा सवाल। और s की जगह पर h लिख सकते हैं, निकाल लो। कितनी आ रही है? 45.9 क्या मीटर्स। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? टेक्निकली दिस इज द हाइट रीच, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? क्लियर है? अब एक और चीज भी इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले वही बात करते हैं। अगर बेटे क्या हो गया बेटे, अगर मेरे पास एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, मेरा अब आप लोगों से सवाल यह है, फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कितनी देर तक ये हवा में रहा। इज दैट क्लियर? कितनी देर तक ये हवा में रहा। अब जरा सुनो, देयर आर कपल ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस। एक काम करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करके चलना है तो बाय पार्ट सॉल्व करो। पूरा भी एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन बाय पार्ट्स इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। भाई मैं एक काम कर सकता हूं कि सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाल लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं। सिंपल एज दैट। ये भी आप कर सकते हो। अब जरा इधर देखो, इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं। एक मिनट जरा रुक जाओ। लिसन मेरे प्यारे बच्चे, अगेन मेरे पास डेटा ये है कि भाई u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मेरे पास टारगेट है टाइम निकालना ऊपर जाने का। निकाल सकते हैं हम लोग?
यानी मेरे पास तीन चीजें हैं, चौथी चीज आप निकाल सकते हो, तो यहां पे लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है 30, प्लस एक्सेलरेशन माइनस 9.81 और t। टाइम निकालो कितना आ रहा है ऊपर जाने का जी, 3.06 सेकेंड्स आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर जाने में 3.06 सेकेंड्स के बाद टॉप पर पहुंचेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इधर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट must be equal to 2 multiplied by 3.06. Is that clear? समझ आ गया, क्लियर है। एक और अप्रोच भी है, एक और अप्रोच भी दिखाऊं इसकी, यही टाइम निकालने के लिए। जरा इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, हमें पता है लेकिन इसके अंदर प्योर वेक्टर अप्रोच होगा। जरा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जहां से बॉल, ये पत्थर स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। सही है, एक मिनट। तो हमारे पास डेटा में मैं दोबारा लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू 0 मीटर्स। सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो है माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, वी हैव इनफ डेटा टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो आप इधर लगा सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा सकते हो, लगा सकते हो इधर। तो हमारे पास s क्या है, 0 है, u क्या था 30 मल्टीप्लाइड बाई टी, फिर प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास है माइनस 9.81, और फिर मेरे पास आ रहा है टी स्क्वायर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास, जरा सुन लो कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। दो वैल्यूज ऑफ टाइम आएंगी आपके पास, एक वैल्यू तो 0 ही होगी और एक वैल्यू जो होगी जो हमें चाहिए। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक 0 सेकेंड्स आएगी और एक मेरे पास कितनी आ रही होगी, 6.12 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देख सकते हो। जरा सुन लो, 0 क्यों आएगी, 0 भी इस वजह से आएगी कि बेटे जब हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं तो एक पोजीशन तो यहां से थी और दूसरी वैल्यू यहां पर आ रही होगी। ये वाली भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस थिंग। कोशिश करो कि अवॉइड करो इसको। सही है, कभी कभार इसका यूटिलाइजेशन है, लेकिन सीधी बात है एट दिस वेरी स्टार्टिंग लेवल आई एम अगेंस्ट इट। गो फॉर बाय पार्ट्स अप्रोच, गो फॉर बाय पार्ट्स अप्रोच। ये ज़्यादा बेटर होता है, ये ईजियर टू अंडरस्टैंड होता है, ईजियर टू ट्रेस योर मिस्टेक्स। ये वाला जो लेफ्ट वाला मैंने किया हुआ है, ये सिर्फ वो है जब आपका लेवल एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, यानी आखिरी दिनों में जब आपके पास सिलेबस चल रहा होगा, आखिरी 3 महीने में, व्हेन यू आर सो अकस्टम्ड टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द फिजिक्स, ओनली देन यू मे वांट टू यूज इट। नाउ एक मिनट मैं इसको रोक रहा हूं, let's begin. A ball is thrown vertically upwards from the ground with an initial velocity u. Okay. यानी इसने क्या किया कि हमारे पास इस ग्राउंड से इसको फेंका, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच अ हाइट h is t1। मैंने एक काम किया है, डायग्राम बना दिया है, यू कैन सी कि टाइम टू रीच द हाइट h, ये हाइट रीच करने पर t1 मैंने टाइम मार्क कर दिया। इज दैट क्लियर? यहां तक मुझे लगा कि यहां पे होगा t1। सही है। उसके बाद फिर ये बोलता है द बॉल देन टेक्स अ फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड, फर्दर टाइम t2। यानी इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक सिर्फ t2 है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। समझ गए? यहां तक बात समझ में आई? इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फर्दर टाइम t2, तो यहां पे घूम फिर कर
T2 सिर्फ यहां से लेकर यहां तक T2 हुआ, लेकिन यहां से लेकर यहां तक T1 प्लस T2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमम हाइट जो है वो मैंने पहले ही मार्क कर ली है, h है। सही है, क्योंकि सवाल में पूछा हुआ था इसने। यहां तक भी हो गया। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट था। मैंने इसमें कन्वेंशन अपनी बना रहा हूं कि भाई अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन को मुझे -g रखना पड़ेगा इसके अंदर। अग्रीड? इज दैट क्लियर? यहां तक फॉलो किया आप लोगों ने? अब जरा सुनो, सबसे पहली चीज है इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है मुझे। अब इनिशियल वेलोसिटी u के लिए आपको पता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u के लिए क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं कि पूरी की पूरी जर्नी देख लें एक साथ। अगर मैंने पूरी की पूरी जर्नी देखी तो टोटल टाइम टेकन शुड बी T1 प्लस T2। अग्रीड? सिंस बॉल रिटर्न्स टू ग्राउंड तो S क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। अब जरा सुनो, क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं? अगर मैंने ये यूटिलाइज की तो मैंने इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए। जस्ट फॉलो दिस, मैं आपको एक दफा फॉलो करके बता रहा हूं। S इज केप्ट एज 0, यहां तक भी पहुंच गए। फिर UT लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसके अंदर डाल सकता हूं U और टाइम की वैल्यू है T1 प्लस T2 टोटल टाइम, और फिर प्लस हाफ माइनस G, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 और स्क्वायर कर दिया इधर। इज दैट क्लियर? अब इसको मैं इधर से प्रोसीड करोगे तो फिर मेरे पास जो है, इसको सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसको उठाकर मैंने दूसरी साइड पे फेंक दिया है। कैन यू सी दैट? ये नजर आ रहा है आपको? इस साइड को उठाकर मैंने लेफ्ट साइड पे फेंका तो ये माइनस साइन प्लस में बदल गया और मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जब मैंने दोनों को इक्वेट किया, सो जरा इधर देखो, मेरे पास फिर ये जो चीज होगी ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। या मैं एक काम करूं कि मैं इसको पूरा लिखवा के करूँ। इधर देखो, लिसन, मैं खुद कराता हूं। ऐसे करते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। टोटल टाइम टेकन एज T1 प्लस T2 यहां पर है। अब जरा इधर देखो, ऐसे फॉलो करना ज्यादा आसान होगा। S इज 0 क्योंकि वापस आया, सो U मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2 हो जाएगा, और फिर प्लस हाफ टाइम्स माइनस G T1 प्लस T2 हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर लगा हुआ होगा। यहां तक पहुंच गए। फिर मैंने एक काम किया कि इसको उठाया और इसको लेफ्ट साइड पे फेंका, तो ये हो जाएगा U T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू हाफ G, और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो जाएगा। यस या नो? अब मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा इधर देखो, कि U शुड बी इक्वल टू हाफ G T1 प्लस T2 रेज टू पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब है कि U इज इक्वल टू हाफ G हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2। पहुंच गए? डन हो गया। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? मैंने आपके सामने करके भी दिखा दिया यार। इज दिस क्लियर? पहले आप एक काम करो, इधर से लेकर इधर तक कॉपी कर लो, सिर्फ इधर तक कॉपी कर लो। ए पार्ट पहले कॉपी कर लो, आप ए पार्ट आप कॉपी कर लो। जाहिर सी बात है इक्वल नहीं है, सही है। आप सिर्फ इधर से लेकर इधर तक कॉपी कर लो। क्या दोबारा? अच्छा जरा सुनो, लिसन, मेरी बात सुनो। पहला पार्ट पे ही हम लोग हैं अभी। इसने मुझे बोला है इनिशियल वेलोसिटी U निकाल के दोगे जो कि यहां पर होगी। अग्रीड? ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद मुझे पता है कि जो यहां पे बॉल होगी वो ऊपर गई होगी और फिर पूरा वापस आई होगी। मैंने बताया था कि इधर से इधर तक पहुंचने का टाइम T1 था और इधर से इधर तक पहुंचने का टाइम T2 था। मैंने एक एडवांटेज लिया कि अगर ये पूरी बॉल यहां पे घूमकर आएगी तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी होगी? 0। जाहिर सी बात है, जिधर से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अग्रीड? तो फिर
मेरे पास टोटल टाइम जो लगा था वो t1 प्लस t2 हो गया। ये इंफॉर्मेशन है, यानी इसका मतलब है कि मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं कि डेटा क्या है, u निकालना है मुझे, टाइम जो है वो है t1 प्लस t2 है, अग्रीड। और मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, -g है, अग्रीड, ये भी है। और मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अब मैंने एक काम किया कि इसकी जगह पर गए और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। s की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके गिरा। और u जो है मैंने एज इट इज रखा और इसकी जगह पर t1 प्लस t2 लिख दिया और प्लस हाफ टाइम्स माइनस g, और ये हो जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंचे? फिर इसको कुछ भी नहीं किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, नथिंग एल्स। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो जाके बना है वो ये बना है। इज दैट क्लियर? प्लीज कॉपी दिस वर्किंग फॉर द फर्स्ट पार्ट। इधर देख लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। भाई जब हमारे पास s की वैल्यू h रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते? ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? ये पॉसिबल है या नहीं है? टाइम जो h पूरी हाइट पहुंचने का था वो कितना था, t1 था। तो मैंने एक काम किया कि इसको उठाकर मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू t1। इज दैट क्लियर? फिर मैंने एक काम किया, दोबारा से ये इक्वेशन लगाई, लेकिन इसमें जहां जहां मेरे पास t है उसकी जगह पर t1 और t1 लिख दिया मैंने। कैन यू सी दैट? इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद मैंने एक काम किया कि इसको जरा इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने इस इक्वेशन के अंदर एक चीज की कि भाई u की वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाल ली थी, u मैंने पहले निकाला हुआ था, हाँ या ना? इस u को उठाकर मैंने जहां पे u लगा हुआ है उसमें डाल दिया। इज दैट क्लियर? यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये जो चीज है, ये u लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर मैंने ये डाला है। जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि ये u लगा हुआ है इधर, और फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। अब जारी बात है, एक काम करो, यहां से आप खुद स्टार्ट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स। t1 t2 और g का इक्वेशन में लाजमी है। मैंने वो v स्क्वायर वाले से किया था, उसमें सिर्फ g निकल गया। एक काम करो, जो मैंने आपको बोला है इसको सिंप्लीफाई करो। मैं देखना चाहता हूं कितनी मैथ्स आती है आप लोगों को। फॉर द लास्ट पार्ट, एक मिनट, सेकेंड पार्ट तो हमारे पास हो गया। मैंने आपको कहा था सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस वाज द आंसर दैट यू आर गेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक। इसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब मसला ये है कि मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ इधर तक का टाइम है और फाइनल टाइम है, अग्रीड। तो मैं एक काम करता हूं कि टाइम को कंसिडर ही नहीं करते। हाउ अबाउट वी यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब एक चीज हमें पता है कि जब ये इधर पहुंचा होगा तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, 0। एक चीज और आ गई, डिस्प्लेसमेंट h मार्क कर सकते हैं। सब चीजें हो गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगेगा, और ये चीज मैंने इधर कर दी आपके लिए। कहा गया, ये रहा, एट मैक्सिमम हाइट s इज इक्वल टू h, v इज इक्वल टू 0। लेट्स यूज दिस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ, और फिर मजे की बात ये, u तो पहले ही हमने निकाला हुआ था, u को उठाओगे और इसमें डालोगे तो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपके पास 1/8 मल्टीप्लाइड बाय g t1 प्लस t2 का स्क्वायर आना चाहिए। ये वाला कॉपी कर लो आप प्लीज, कॉपी दिस। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे, लेकिन मैं इसको स्टॉप भी कर रहा हूं, मैं आपको कॉपी करने का टाइम भी दे रहा हूं। ओके गाइस, टेक केयर। अभी आप लोग बैठे रहोगे, लेकिन जो YouTube है, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, शेयर एंड लेट्स रीच 4 million subs.